चंद्रावती एक प्रेम कहानी है जो पार्टीशन से पहले के लाहौर में बीती है, एक मुसलमान लड़के और एक हिंदू लड़की के बीच। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में तो खैर मैं किसी न किसी तरह अंधों का काना राजा बन बैठा था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आकर सारी शेखी किरकरी हो गई और यहां मैं किसी शुमार के तार में न रहा। ना तो मुझे स्नोबरी की अहलियत थी और ना ही जुबान घुमा घुमा कर, होंठ सुकेड़ सुकेड़ कर, हल्क तोड़ मड़ोड़ कर एंग्लो इंडियन लहजे में अंग्रेजी बोलना मेरे बस का रोग था। अंग्रेज तो खैर अपने मादरी लहजे में अंग्रेजी बोलने पर मजबूर हैं, लेकिन जापानी, जर्मन, अतालवी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी भी इस जुबान में गुफ्तगू करते हैं तो अपने फितरती लहजे को इंग्लिस्तानी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते। गुलामी के दौर ने एहसास कमतरी की यह विरासत सिर्फ हम ही को अता की है। अगर हम अपने नेचुरल लहजे में अंग्रेजी जुबान बोलें तो उसे बड़ा ही मज़ह का खेज लतीफ़ा समझा जाता है। अपनी इस कोताही के एहसास से दबकर मैं अपने खौल में घुस गया और रेशम के कीड़े की तरह सिमट सिमटा कर अपना एक अलग कोकून बना लिया। यहां मेरी मुलाकात चंद्रावती से हो गई। वो लेडी मैक्लेगन कॉलेज की स्टूडेंट थी और मोहनी रोड पर हिंदू लड़कियों के एक आश्रम में रहती थी। एक रोज पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हम दोनों एक ही किताब अपने नाम जारी कराने के उम्मीदवार थे। पहले हमारे दरमियान हल्का सा फसाद हुआ, लेकिन फिर लाइब्रेरियन ने यह किताब एक हफ्ता के लिए मेरे नाम इशू करने का फैसला दे दिया। जब मैंने रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया तो चंद्रावती ने आंखें सुकेड़ कर मुझे गौर से घूरा और फिर चमक कर बोली, अच्छा तो तुम हो वो 30 मार खान जिसने इंग्लिश ऐसे का इनाम जीता था। अखबारों में तस्वीर तो बड़ी अच्छी छपवाई थी, देखने में तो वैसे नजर नहीं आते। इस गैर मुतवक्का हमले ने मुझे लम्हा भर के लिए झिपा दिया। मैं कोई जवाब सोच ही रहा था कि वो दोबारा बोली, अरे तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा जा रहे हो। चलो मान लिया वो तस्वीर तुम्हारी ही थी, अब प्लीज ये किताब मुझे दे दो, मुझे पर्चा तैयार करना है। मैंने फौरन किताब उसके हवाले कर दी और साथ ही अपना सारा इल्म फजल भी उसके कदमों में डाल दिया। वो दूसरे तीसरे रोज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ जाती थी। मैं अपनी क्लास छोड़कर उसके साथ लॉन में बैठ जाता था और देर तक उसे बड़ी मेहनत से पढ़ाता रहता था। जब वो हमारे कॉलेज आती थी तो कई लड़के दूर खड़े हो जाते थे और उसे देखकर बड़ी खुश दिली से सीटियां बजाते थे। एक रोज हम लॉन में बैठे थे तो प्रोफेसर डिकिंसन मेरी क्लास का पीरियड लेकर करीब से गुजर रहे थे। मुझे देखकर रुक गए और काफी देर तक निगाहें गाड़ कर चंद्रावती को घूरते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए यही मुनासिब मुकाम है। क्लासरूम में तो एक भी ऐसी गोल्डन गर्ल नहीं। चंद्रावती वाकई स्वर्ण कन्हैया थी। वो सुपर डैशर स्मैशर किस्म की लड़कियों की तरह हसीन न थी, लेकिन उसके वजूद पर हर वक्त सुपेदा सहर का हाला छाया रहता था। रंगत में वो सोने की डली थी और जिल्द उसकी बारीक मोमी कागज थी जिसके आर पार निगाह भी जाती है और नहीं भी जाती। उसकी गर्दन में चंद बारीक बारीक नीली रगों की बड़ी खुशनुमा पिचकारी थी और जब वह पानी पीती थी तो उसके गले से गुजरता हुआ एक एक घूंट दूर से गिना जा सकता था। चंद्रावती को लाहौर में रहते काफी अरसा हो चला था, लेकिन अब तक उसने ना जहांगीर का मकबरा देखा था और ना नूर जहां के मज़ार पर गई थी, ना शालीमार बाग की सैर की थी। इतवार के इतवार में एक बाइसिकल किराए पे लेता था और उसे कैरियर पर बिठा के तारीखी मुकामात की सैर करा लाता था। वो अपने आश्रम से आलू की भुजिया और पूरियां बना लाती थी। बड़ी एहतियात से मेरा हिस्सा अलग कागज पर रखकर मुझे दे देती थी, क्योंकि जात की वो कट्टर हिंदू थी और वो अपने खाने पीने की चीज़ों को हरगिज मेरा हाथ न लगने देती थी। एक इतवार हम बादामी बाग की सैर के लिए गए। वहां पहुंचकर देखा, हर तरफ देखा भाला, लेकिन ना कहीं बादाम नजर आए और ना ही कोई बाग दिखाई दिए। मजबूरन हमने गंदे से धोबी घाट के करीब बैठकर अपना पिकनिक बना लिया। चंद्रावती को साइकिल पर बिठाकर लाहौर की सड़कों पर फराटे भरते मुझे कुछ ऐसी चटिक पड़ गई कि मैंने अपना जाती बाइसाइकिल खरीदने का तहिया कर लिया। उन्हीं दिनों डेली ट्रिब्यून में नीडोज होटल वाले मिस्टर नीडो का इश्तिहार निकला कि उन्हें अपने बेटे के लिए फौरी तौर पर प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत है। मैंने अर्जी डाल दी।
मिस्टर नीडो सफ़ेद फ्रेंच कट दाढ़ी वाले गोल मटोल से बूढ़े अंग्रेज थे। मुझे देखकर बड़े मायूस हुए। कहने लगे, लड़का बड़ा जिद्दी और सरकिश है, पढ़ने लिखने का नाम नहीं लेता। तुम तो खुद नौउम्र हो, तुम उसे क्यों कर संभालोगे? मैं तो किसी तजर्बाकार और खरांट टीचर की तलाश में हूँ। मैंने भी बेइतनाई से जवाब दिया कि मैं भी बड़ा मसरूफ़ हूँ, 1 माह से ज़्यादा ट्यूशन नहीं कर सकता। अगर इस अरसा में वो लिखने पढ़ने की तरफ माइल हो गया तो मेरी उजरत 1 अदद रिले बाईसाइकिल होगी। अगर ये मकसद पूरा ना हुआ तो मैं कोई फीस ना लूँगा। यह सौदा मिस्टर नीडू के दिल को भा गया, लेकिन रिले बाईसाइकिल की जगह उन्होंने हरकुलिस की पेशकश की। आखिर कुछ बहसा बहसी के बाद मामला एक फिलिप्स बाईसाइकिल पर तय हो गया। इन दिनों रिले की कीमत 90 रुपये, हरकुलिस की 24 रुपये और फिलिप्स की 72 रुपये हुआ करती थी। ट्यूशन शुरू करने से पहले मैंने मिस्टर नीडो से कहा, अगर लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है तो शायद किसी कदर सख्ती से काम लेना पड़े। उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मिस्टर नीडो अस्बियुल मजाज बुजुर्ग थे, अपने बेटे के लाउवालीपन से नाला नजर आते थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने घबराहट से इधर उधर देखा, कोई और गोश बर आवाज़ तो नहीं। फिर आहिस्ता से मेरे कान में कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे, ज़रूर सख्ती करो, लेकिन देखना कोई हड्डी वड्डी ना तोड़ बैठना, मेरे सर पर कयामत आ जाएगी। जॉन नीडो 15-16 बरस का मगरूर सा लोंडा था। एक मुलाजिम मुझे उसके कमरे में ले गया। उसने नाक सुकेड़ कर नफरत से मेरी तरफ देखा और बदतमीजी से बोला, निकल जाओ फौरन, आपका इस कमरे में क्या काम है? सबर बेटा सबर, मैंने कहा, मैं तुम्हारा नया ट्यूटर हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। ट्यूटर, जॉन ने तहकीर से अल्फाज चबा कर कहा, मैं कहता हूँ चले जाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। जॉन ने छाती फुलाई और दोनों हाथ पतलून की जेब में डालकर मेरे सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। मैंने भांप लिया कि ये लातों का भूत है, इसे बातों से नहीं मानेगा। गुरब कश्तन रोज़े अव्वल मैंने उसके मुंह पर जोर से एक जन्नाटेदार चांटा रसीद किया और डांट कर कहा, यू सन ऑफ बिच, तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस्ताद से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? जेब से हाथ निकालकर सीधी तरह खड़े हो जाओ। जॉन ने कुछ और आकड़ दिखाई तो मैंने पे दर पे उसके 2-3 और थप्पड़ लगा दिए। वो रोता हुआ दरवाजे की तरफ लपका तो मैंने उसे गर्दन से पकड़कर रोक लिया और कहा, तुम्हारा बाप इसमें कोई दखल नहीं देगा, मैं उससे पूछ के आया हूँ। नॉनसेंस, जॉन चिल्लाया, मेरा बाप मुझे मारने की इजाज़त नहीं दे सकता, सिर्फ हड्डी तोड़ने की इजाज़त नहीं दी। मैंने उसे मुतला किया, बाकी सब छुट्टी है। जॉन ने मुझे बड़ी शुस्ता अंग्रेजी में 2-3 गालियाँ दी। मैंने उसकी कलाई मरोड़ कर पीठ पर एक लात जमाई और उसे मुर्गा बनने का हुक्म दिया। यह इस्तिलाह उसके लिए नई थी। मैंने खुद मुर्गा बनकर उसकी रहनुमाई की। 5-10 मिनट कान पकड़कर उसकी तबीयत साफ हो गई और उसके बाद हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता इस्तेवार हो गया। 1 माह बाद जब मैं अपने फिलिप्स साइकिल वसूल करके रुखसत होने लगा तो सारा घर मेरे पीछे पड़ गया कि मैं मुंह मांगी फीस पर जॉन का ट्यूटर बना रहूं। लेकिन मेरी ट्यूशन तो चंद्रावती के साथ लगी हुई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अब लाहौर था, मेरा बाइसिकल। किसी ट्रैफिक सार्जेंट ने भी शहर की इतनी गश्त ना की होगी जितना हम दोनों ने लाहौर के गली कूचों को खंगाल डाला। एक इतवार मैं चंद्रावती के पास आश्रम पहुंचा तो वो उदास बैठी थी। उसने कोई उल्टा सीधा ख्वाब देखा था और वो अपनी माँ के लिए फिक्रमंद थी। मैंने उसे कैरियर पर बिठाया और ग्रैंड ट्रंक रोड पर एमनाबाद की राह ली। मैं साइकिल चलाता रहा, चंद्रावती पीछे बैठी कोई भजन गाती रही और 26-27 मील का फासला देखते ही देखते वक्त से पहले ही ख़त्म हो गया। एमनाबाद की एक तंगो तारीख गली में 2 छोटी छोटी कोठड़ियों का एक बोसीदा सा घर था। चंद्रावती की बेवा माँ पहले कपड़े सीकर गुजारा किया करती थी, फिर मोतिया उतर आने से उनकी नज़र कमज़ोर हो गई तो वो सीने पर रोने का काम बंद हो गया। अब वो गल्ला मंडी के एक आड़ती जगदेश चंदर के यहाँ बर्तन मांजने, कपड़े धोने और घर की सफाई करने पर मुलाजिम थी। जगदेश चंदर उसे माकूल तनख्वाह देता था। इस वजह से नहीं कि उसे उसका काम पसंद था, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि उसकी बेटी खूबसूरत थी। माँ की तनख्वाह के बहाने वो दरअसल चंद्रावती पर सट्टा खेल रहा था। यूं भी जब कभी वह लाहौर जाता था तो चंद्रावती को उसकी माँ की खैर खैरियत बताने आश्रम ज़रूर जाता था। जिस रोज़ पिकनिक के लिए चंद्रावती आलू की भजिया और पूरियों के अलावा कुछ मिठाई भी लाती थी तो मैं समझ जाता था कि जगदेश चंदर आया होगा और पाव भर मिठाई का नजराना देकर रस्म आशिकी निभा गया है।
एक दो बार मैंने जगदेश चंद्र का नाम लेकर चंद्रावती को छेड़ने की कोशिश की तो उसने बड़े दर्द और कर्ब से हाथ जोड़कर मिन्नत की, उस मूर्ख का नाम ना लो, तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ जाएंगे।